तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जियो स्पेस पे। मैं आर रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आपने रिसेंटली में यहाँ पर ये न्यूज तो देखी होगी कि यूएई लीव्स ओपेक। तो जी हाँ दोस्तों, जो 60 साल से यूएई जिस ओपेक का मेंबर हुआ करता था उसने यहाँ पर रिसेंटली अभी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि हम ओपेक से विड्रॉ करेंगे। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन था वहां से हम लीव करेंगे। तो जिसको अभी तक नहीं पता है कि ओपेक क्या है, तो आइए यहाँ पर बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि ओपेक है क्या। तो ओपेक जिसका पूरा नाम यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो ओपेक यहाँ पर जिसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये एक ओपेक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वो देश शामिल थे जो आज के समय में यहाँ पर तेल एक्सपोर्ट करते हैं। और यह एक और इसमें अगर आगे हम बात करें तो यह एक तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है जो मिलकर यह तय करते हैं कि कितना तेल प्रोड्यूस करना है, कितना तेल मार्केट में सप्लाई करना है, ताकि तेल की जो कीमत है वो ना बहुत ज्यादा ऊपर जाए ना बहुत ज्यादा नीचे आए। सीधे तौर पे ये एक ऑयल माफिया अगर हम इसको कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, जो कि कंट्रोल करता है कि मार्केट में कितना ऑयल ले जाए और इसकी प्राइस क्या रखी जाए, उसके बाद इसका प्रोडक्शन का जो लिमिट है वो कंट्रोल में किया जाए। ना कोई जहां पर ज्यादा तेल उत्पादन कर पाए जिसकी वजह से जो ग्लोबली है तेल की ऑयल नीचे आए, ना कोई यहाँ पर जो अपना कम हिस्सा दे ग्लोबल एक्सपोर्ट में ऑयल का, जिसकी वजह से ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़े। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर ओपेक प्रोग्राम जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाया गया था। अब बात करें कब बना था, तो यहाँ पर 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अब बनाने का यही मतलब था, जैसे मैंने आपको बताया था, कि तेल बेचने वाले देश जो हैं जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई आदि अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मिलकर तेल की कीमत और सप्लाई कंट्रोल करें। मतलब कि जैसे ऐसे समझे कि अगर कोई एक देश है तेल बेचने वाला, अगर वो ज्यादा तेल यहाँ पर उत्पादन करके यहाँ पर मार्केट में भेजने लगेगा तो क्या होगा कि मार्केट में तेल की जो आने वाला अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ग्लोबली जो ऑयल प्राइस है वो नीचे आने लगेगी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ओपेक यहाँ पर उन सभी देशों का एक प्लेटफॉर्म था जो यहाँ पर एक मीटिंग करके ये तय करते थे कि कौन किसको कितना ऑयल निकालना है, जिसकी वजह से जो ग्लोबली ऑयल कॉस्ट है वो यहाँ पर स्टेबल रहे, ना ही इन्फ्लेट हो या ना ही डिफ्लेट हो। तो अब क्या होता है कि यूएई लीव्स ओपेक इन ब्लो टू ऑयल कार्टेल ड्यूरिंग वार ऑन लोन। तो अब क्या होता है, यूएई यहाँ पर लीव कर देता है ओपेक को। ये बहुत ही बड़ा एक झटका है ओपेक और एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं जो ऑयल के, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ये झटका है। यूएई सेकंड दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर पार्टनर था यहाँ पर इस ओपेक ग्रुप का, जो लगभग सऊदी अरब के बाद यहाँ पर दूसरा बड़ा ये मेंबर था जिसने अब यहाँ पर लीव कर दिया है। तो मेरे वीडियो का टाइटल था कि यहाँ पर यूएई ये यहाँ पर ओपेक छोड़ना एक उसकी मजबूरी है, प्लस यहाँ पर मजबूरी के साथ ये करने के साथ साथ वो एक इसका मास्टर स्ट्रोक है। अब ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है, इसको अगर हम जानने की यहाँ पर कोशिश करें तो आपको पहले समझना चाहिए कि यूएई एक ऐसा देश है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से कल उसका अगर बंद हो जाए, पूरी तरीके से यूएई का एक भी शिप न जा पाए जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तभी भी यहाँ पर जो यूएई है उसको 1% क्या, उसके कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि यूएई अपने अगर वो मान लीजिए 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन अगर वो तेल एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से 75% मतलब 1.5 मिलियन बैरल 2 मिलियन में से सिर्फ 1.5 मिलियन ऑयल बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाए हुए वो एक्सपोर्ट कर देता है। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है यहाँ पर यूएई है, आप जानते हैं ये यूएई है। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप जानते हैं यूएई के पास एक और जो मैक्सिमम ऑयल अपना यूएई एक्सपोर्ट करता है वो अपने एक पाइपलाइन के जरिए यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये है रही उसकी पाइपलाइन, आप देख सकते हैं ये है पाइपलाइन जो कि हबशान है। हबशान से फुजेरा तक एक उसने पाइपलाइन बनाई है यूएई, जो कि अपने 75% ऑयल जो एक्सपोर्ट करता है वो इसी पाइपलाइन के जरिए से वो क्या कहते हैं पोर्ट तक पहुंचाता है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे कि यूएई जो है यहाँ पर अपने हबशान से लेकर फुजेरा तक पहुंचा देता है। अब यहाँ पर फुजेरा पहुंच गया, अब यहाँ से ये पूरे मार्केट में जाएगा ऑयल।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज था उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब यूएई का आगे यहाँ पर क्या प्लान है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर यूएई स्टेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ अपने एक्सपोर्ट का लगभग 20% ऑयल लगभग स्टेट ऑफ हॉर्मूज से ले जाता है, नहीं तो बल्कि अपने जो पूरा उसका एक्सपोर्ट है इस समय वो इसी ऑयल जो सप्लाई रूट है इससे करता है। अगर हम इसके बारे में और बात करें कि ये कौन सा है, तो हब्स्टान से फुजेरा पाइपलाइन, जिसे अक्सर अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन एडीसीओपी कहा जाता है, यूएई की सबसे स्ट्रेटेजिक ऑयल पाइपलाइन है। इसे आसान भाषा में अगर हम समझें तो ये एक क्रूड ऑयल ये देखिए क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, शुरू होती है हब्सान से और खत्म होती है फुजेरा समुद्र के किनारे पोर्ट पे गल्फ ऑफ ओमान में। यानी तेल सीधा अंदर से निकालकर समुद्र तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बाईपास कर देती है। मतलब अगर हॉर्मूज यहाँ पर बंद भी हो जाए पूरी तरीके से तब भी यूएई तेल एक्सपोर्ट अपना आसानी से कर पाएगा। तो इस समय जो यूएई है वो प्रतिदिन यहाँ पर 2 मिलियन बैरल ऑयल एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से वो लगभग 1.6 या 7 मिलियन तक, कभी कभी 1.8 मिलियन भी बैरल वो अपने इसी ऑयल फील्ड से कर देता है। वो इसी जो पाइपलाइन है उसी से एक्सपोर्ट कर देता है, उसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसका आगे का क्या प्लान है, तो आगे का जो यूएई का प्लान है वो इसी उसके पाइपलाइन जो पाइपलाइन है होशान से फुजेरा वाली, वही अब उसका वो क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उसके मास्टर स्ट्रोक का। तो अब यूएई क्या करेगा, 2027 तक उसका ये प्लान है कि हम अपना जो हमारा यहाँ पर 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का जो ऑयल एक्सपोर्ट था उसे हम 5 मिलियन प्रतिदिन से बढ़ा देंगे। मतलब जो अभी हम यहाँ पर 2026 में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आगे जाकर 5 मिलियन कर देंगे। तो अब उसके बाद जब वो यूएई ओपेक का वो भी क्या कहते हैं मेंबर भी नहीं रहेगा, तो वो अपने हिसाब से वो अब अपने तेल का प्राइस फिक्स करेगा, अपने हिसाब से वो मार्केट में तेल भेजेगा और अपने हिसाब से उसका प्राइस यहाँ पर फिक्स करेगा। मतलब अब वो इंडिपेंडेंटली अपना जो ऑयल प्राइस है उसको सेट करेगा। अब जो पहले ओपेक कंट्रोल करता था कि कितना तेल भेजना है, कितना उसकी प्राइस रखना है, वो अब उससे यूएई बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पर यूएई क्या करेगा, जैसे ओपेक यहाँ पर $100 प्रति बैरल का अगर शिफ्ट करेगा तो यूएई यहाँ पर 95, 90 इतने का करके अपना आसानी से वो तेल बेचेगा, जिसमें वो इतना फिक्स करेगा कि उसे ना घाटा हो और इतना रहे कि जो ओपेक वाले मेंबर्स बेचेंगे उससे हम सस्ता ऑयल बेचे। जिसके बाद यहाँ पर जो मार्केट में यूएई का ऑयल ही यहाँ पर ज्यादा सेल होगा और वही यूएई ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब उसकी मजबूरी क्या है ओपेक से हटाना, तो पहले हम जानते थे कि यूएई की जो इकोनॉमी है वो 70% यूएई की इकोनॉमी नॉन ऑयल पे अभी मतलब शिफ्ट है। मतलब जो उसके 70% जो इकोनॉमी उसकी बनी है वो टूरिज्म पर सेट है और जो और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें क्या कहते हैं टैक्स हैं और भी कंपनीज जो आती हैं इन्वेस्ट करती हैं वो है। मतलब यूएई के पास इतना बड़ा हैवी रिजर्व होने के बाद भी उसने अपने तेल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंसी नहीं रखी। पर अब क्या है कि अब जब ईरान की वॉर की वजह से उसका जो टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ है उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब वो इसको भी अब काउंटर करना चाहता है कि आगे अब इससे बचने के लिए वो अब क्या करना चाहता है, ऑयल सेक्टर को भी अब वो बढ़ाना चाहता है। जो ऑयल एक्सपोर्ट वाला सेक्टर है उसको भी एक्सपेंड करना चाहता है। अब उसका टूरिज्म यहाँ पर हिट हुआ है तो अब वो अपना ऑयल सेक्टर भी यहाँ पर बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से अब उसका जो एक बैलेंस बनाना चाहता है ऑयल सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर की वजह से। मतलब कोई अगर एक चीज हिट हो तो दूसरी चीज उसको कवर अप कर ले। अब यहाँ पर 75% उसका जैसे यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंडेंसी थी, अब जब वो ईरान वॉर की वजह से हिट हो गया है तो अब वो चाहता है कि यहाँ पर उसका ऑयल वाला सेक्टर भी इतना अच्छा यहाँ पर स्टैंड कर ले कि जिसकी वजह से वो एक इकोनॉमी में बैलेंस बनाए रहे। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे यहाँ पर कहीं भी किसी वीडियो में यहाँ पर करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं आपके कमेंट की रिस्पेक्ट करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।